Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer God and have myself Miss Priya and I'm here with my class 10th video. The subject is history and the chapter is rise of nationalism in Europe. So those who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe it. Okay. So in our previous video we have discussed about the aristocracy and the new middle class. In that video we have discussed that how the only the middle class upgraded themselves as a new middle class, what circumstances they have faced for making themselves as a new middle class. तो हमने देखा था उसमें कि जो उन्होंने ट्रेड सिस्टम से अपने आप को जो इन्हेंस्ड किया उसके बारे में हमने जाना था। एरिस्टोक्रेट से अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश किया और रीज़न क्या थे उनके न्यू मिडिल क्लास जो वर्ड यूज़ किया गया था उनके रीज़न क्या थे इन्हेंस्ड होने के? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो उन्होंने अपना ट्रेड बिजनेस यूरोप में स्टार्ट किया था। ओके सो वहाँ से हमने एक क्लास में मैंने एक लाइन बताए थे, लिबरल वर्ड यूज़ किया गया था कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि वो प्रिविलेज और जो पॉपुलरिटीज उन्हें मिल चुकी थी, एरिस्टोक्रेट्स को जो मिल चुकी थी उसको वो एबॉलिश करना चाहते थे एंड दे वांट द लिबरलिज्म इन देयर लाइफ. तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरल नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो किस लिए है, उसका मतलब क्या है, इसकी डीप मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे. सो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि प्लीज आप लोग पेंसिल और अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठिए, ओके क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसमें एक एक पॉइंट्स आपको मार्क करना है. मे बी इन केस अगर ये 5 नंबर में, या जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और जो नए सैम्पल पेपर्स आए हैं उसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए गए हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस आंसर को लिखने के लिए. तो आंसर कब लिखेंगे हम? जब हमें पॉइंट्स का फुल नॉलेज होगा. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली लिबरलिज्म जो है उसका मतलब होता है फ्रीडम, टू गेट फ्री. तो लिबरलिज्म जो है वो एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब है लिबर, जिसे कहा जाता है, और उसका मतलब होता है फ्री, मतलब आज़ाद. फ्री हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं. व्हेन वी आर फ्री, व्हेन वी डोंट हैव एनी वर्क, तो हम कहते हैं हम आज फ्री हैं, खाली हैं. जब हम किसी चीज़ के संग कोई चीज़ फ्री मिलती है तो वी यूज्ड टू से कि हमें मुफ्त में मिला है, फ्री में मिला है ना. कोई हमें फ्री की एडवाइस दे देता, बहुत कुछ होता है. हर एक फ्री का वर्ड का अलग अलग मतलब होता है. सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यूरोप के नेशनलिज्म की, हम बात करते हैं तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री. तो इसमें हम जानेंगे कि आइडियोलॉजी क्या थी, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी, उन्होंने आइडियोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया. ओके, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ठीक है ना. तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम पहले इनकी आइडियोलॉजी को देखते हैं. लिबरल की आइडियोलॉजी क्या है, लिबरलिज्म की अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, इसकी हम अगर आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आपका ये जो टॉपिक है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो जो पहले पार्ट में डिवाइडेड है वो है आपका पॉलिटिकल. ओके, पहला पार्ट जो है वो हमारा है पॉलिटिकल स्फीयर और जो दूसरा है वो हमारा इकोनॉमिक. तो अगर आप चाहें तो आप इसके लिए अपने रफ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो लिबरलिज्म है उसकी 2 आइडियोलॉजी डिपेंडेंट है. वो है, पहला है पॉलिटिकल और दूसरा है इकोनॉमिक. ओके, पॉलिटिकल में हमारे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं मार्क करवाती जाऊंगी, अपने अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा और हम बता देंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर की भी आइडियोलॉजीज क्या थी. सो जो हमारा पॉलिटिकल स्फीयर का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जो आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, लिबरलिज्म की जो बेसिक प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं. द फर्स्ट इज, ये हमारा पहला पॉइंट हो जा रहा है, द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल द बिफोर लॉ. इनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, है ना, क्या था कि जो नई मिडिल क्लास के जो लोग अब इन्हांस्ड हो रहे थे, जो आगे बढ़ रहे थे, उनके लिए ये लिबरलिज्म का मतलब था आज़ादी. किस चीज़ की आज़ादी? कि हर एक व्यक्ति को इक्वली देखा जाए प्लस उन्हें कानून के सामने एक जैसा देखा जाए. हमने देखा था, अगर हम फिर से 9th क्लास के फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाते हैं, हमने देखा था कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आ गई थी बट वहाँ पे लिबरलिज्म अभी तक नहीं मिला था. क्या था? लमसम अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम में भी ऐसे बहुत से लमसम बहुत से देश है जहाँ पे लिबरलिज्म है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, बट नॉट इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सिर्फ कुछ देशों में हमें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लिबरलिज्म अभी भी नहीं है. तो वोटिंग राइट क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई, रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आई, सब कुछ आया, बट वहाँ पे जो एक सिस्टम हमें देखने को मिला वो ये था कि वोटिंग अधिकार सबको नहीं मिला था, मतदान का अधिकार सबको नहीं मिला था. तो क्या था लिबरलिज्म का मतलब?
कि वो चाहते थे जो नए मिडिल क्लास के मध्य वर्ग के जो लोग आए थे उनका मानना था, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली एक जैसा देखा जाए, समान देखा जाए, किसी में कोई भेदभाव ना हो, उन्हें कानून की नजरों में एक जैसा देखा जाए। ये पहली आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म की। सेकेंड है पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। क्या कह रहा है कि एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब क्या था कि यहाँ पे जो कंसेंट की हम बात कर रहे हैं कि सरकार क्या हो लोगों की बातों को समझे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को महत्व दिया जाए कि लोग अपनी सरकार को चुन सके। सरकार जनता से और जनता सरकार से क्या कहना चाहती है, ये इंडिविजुअलिटी बनी रहे। अगर हम डायरेक्टिव रूल्स में अगर हम देखते हैं फ्रांस के, तो हमने क्या देखा था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डायरेक्टिव रूल्स आई थी तो जो पार्टी फ्रेम हुई थी उन पार्टी की आपस में ही नहीं बन पाती। इसी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट किसने उठाया था, नेपोलियन ने उठाया था। तो ये चीजें लोग नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कंसेप्ट जो है बाय कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट की अगर हम बात की जाती है तो जो लोगों के लिए है उस कंसेप्ट को, उस कंसेंट को समझा जाए। ये हमारा सेकेंड आइडियोलॉजी था लिबरलिज्म का इन पॉलिटिकल स्फीयर। थर्ड क्या था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्कल प्रिविलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। क्या कहा जा रहा है, जो हमारा थर्ड है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा थर्ड पॉइंट जो कह रहा है वो क्या था, प्रिविलेजेस की बात कर रहा है। ये यहाँ तक हमारा थर्ड पॉइंट है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो लिबरलिज्म का उनके लिए उनके मतलब क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, जो थर्ड आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि ऑटोक्रेसी का समापन होना, अंत होना, जो किंगशिप वगैरह थी क्या थी उसे खत्म करना, और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस थी, क्लर्कल प्रिविलेजेस क्या है, ऑटोक्रेसी तो हमें पता चल गया था, जो किंग्स वगैरह होते थे जो हाईली रिच सोसाइटी से बिलोंग करते थे उन्हें हमने कह दिया ऑटोक्रेटिक, ठीक ना, ऑटोक्रेट्स उन्हें कह दिया। बट हम बात जब करते हैं क्लर्कल प्रिविलेजेस की, तो क्लर्कल कौन थे, अगर आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो जो बनो नोबल की वजह से हमने जो क्लर्जी की बात की थी, तो क्लर्जी में क्या थे, क्लर्कल वो हैं जो चर्च के काम से रिलेटेड होते थे, जो चर्च में दौरान क्या करते थे वहाँ के टैक्स रेवेन्यू सिस्टम्स को और कहीं ना कहीं किंगशिप की चीज़ों को भी संभालते थे, उन्हें कहा जाता था क्लर्जी, क्लरिकल प्रिविलेजेस। तो कहीं ना कहीं उनका क्या था कि उनके लिए जो आइडियोलॉजी हम लिबरलिज्म की थर्ड आइडियोलॉजी देखते हैं वो ये था कि ऑटोक्रेट्स का समापन होना, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस जो मिल रहे थे, क्लरिकल प्रिविलेजेस, उनका अंत होना। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, फोर्थ पॉइंट था अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है वो ये था कि एक ऐसा संविधान जहां पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, कहां से हो, पार्लियामेंट से, सांसद भवन से जिनका चुनाव किया जाए, वो भवन कैसा होगा, वहां के लोग, सरकार कैसे बनेगी, जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, जो आज लमसम हर देश में हमें देखने को मिलती है। मैंने सारे देशों की बात नहीं की, मैंने फिर से आपको माइंड करवा रही हूँ, मैंने बोला जो लमसम मतलब अप्रोक्सीमेटली हमें ज्यादातर देशों में देखने को मिल रही है कि जनता के द्वारा, चुनाव के द्वारा, क्या जनता जब चुनाव करती है, जब अपनी सरकार को पसंद करती है, उन्हें वोट करती है, तो उस सरकार का फॉर्मेशन हो। तो ये जब भी हमने आइडियोलॉजी पढ़ी, ये हमारी पॉलिटिकल स्फीयर की आइडियोलॉजी थी। 1 2 3 4 ये फोर्थ पॉइंट था हमारा, ठीक है ना। अभी जो लास्ट पॉइंट है ये हमारा इकोनॉमिक स्फीयर का फिफ्थ पॉइंट है। क्या है, इन 19th century liberals also stress the inviolability of the private properties। इन वैलिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को कोई भी हड़प लेता था उससे भी कहीं ना कहीं लिबरल्स जो थे वो कहते हैं स्ट्रेस्ड आउट थे, और उस चीज़ को वो क्या करना चाहते थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे जो वॉयलेशंस हो रहे थे उन वॉयलेशन को वो क्या करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, ये अभी तक हमारी क्या थी, आइडियोलॉजीज थी। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिडेंट नेशनल स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब यहाँ पे बात क्या कहा गया, जब अभी मैंने आपको बताया कि उनका क्या था कि उन्हें पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंसेंट की हम बात कर रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज मिल रहा था। यूनिवर्सल सफरेज तब भी मिसिंग था। क्यों मिसिंग था यूनिवर्सल सफरेज, कि राइट ऑफ वोट जो था, राइट टू वोट, ये अधिकार सबको नहीं मिला था। कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ फ्रांस में हमें देखने को मिली थी, पर फिर भी वहाँ पे वोटिंग अधिकार लेडीज़ को, जो फीमेल्स थी, उन्हें नहीं मिला था। बहुत टाइम के बाद, एक लंबे समय की लड़ाई के बाद औरतों को वहाँ पे क्या हुआ, वोटिंग का, मतदान करने का अधिकार मिला। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ की मतलब था कि वो पूरा पूरा यूनिवर्सल सफरेज दिखाए। और आज भी ऐसे लमसम बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज हमें देखने को नहीं मिलता है। हम यहाँ पे भी देखिए बताया जा रहा है, यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू द प्रॉपर्टी ओइंग मैन।
मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। कि मैंने क्या बताया कि अगर हम फ्रांस रेवोल्यूशन की अगर हम दौरान अगर हम 9th क्लास को दोबारा रिकॉल करते हैं तो हमने देखा था कि वहां पे क्या था, लिबरल डेमोक्रेसी आ गई थी, पर मतदान का अधिकार किन्हें था, सिर्फ उन्हें था वोटिंग का अधिकार जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी थी, जिनके पास जिन मेल्स के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, प्लस फीमेल को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया था, पर जिन मेल्स के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, इवन दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू वोट। ओके, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकबिन डिड ऑल द एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। कुछ टाइम के लिए सफरेज वर्ड जो था वो इस्तेमाल बहुत सही तरीके से हुआ था जब जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन हुआ था। उस दौरान क्या था, उनके इनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे नहीं था, उन्हें अलाउ कर दिया गया था दे कैन वोट। बट जब नेपोलियन वापस आया, उनका कोड वापस आया, तो क्या हुआ, लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड्स। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टेड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और जैसे कि बताया जा रहा है, तकरीबन 1814 की हम बात करते हैं या काफ़ी टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत टाइम के बाद इन्हें ये वोटिंग अधिकार मिला, एक लंबा समय इनको इसके लिए लड़ना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक स्फीयर की बात कर लेते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर हम आर्थिक या अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर हम बात करते हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी की, तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम का मतलब ये नहीं था कि मार्केट में बाजार में सामान फ्री में मिले, नहीं, फ्रीडम क्या था, जो सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो जिन रास्तों से वो गुजरते थे ना, वहां पे जो उनके ऊपर टैक्स लागू किए जाते थे, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन जो थे, उसको हटाना उनके लिए लिबरल वर्ड था। मतलब जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने हर एक वर्ड को, हर एक काम को अपने पर्सनल तौर पे लिया। हमने अपने नेशनलिज्म में इंडिया में भी देखा कि क्या था, जब प्लांटेशन वर्कर्स ने नेशनल मूवमेंट को अलग तरीके से समझा, है ना, और क्या कहते हैं टाउन एरियाज के लोगों ने नेशनलिज्म को अलग तरीके से समझा। ठीक यही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिली कि क्या था, सबके लिए रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब एक नहीं था। जो व्यापारी थे वो चाहते थे कि उन्हें मार्केट फील्ड में फ्रीडम मिल जाए, जो टैक्स इम्पोज हो रहे हैं, जो कॉमन मैन थे वो चाहते थे कि उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल जाए। तो कहीं ना कहीं तरह तरह की चीज़ें थी जिनके लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग रहा। तो क्या था, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। और अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान ये बहुत एक महत्वपूर्ण डिमांड रही है जो मिडिल क्लास ने मांगा था। तो क्या था, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज और कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ये हम जो कन्फेडरेशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या है कि जो इकोनॉमिक बेसिस पे हम देखते हैं, तो इकोनॉमिक बेसिस पे जो पहला पॉइंट था वो तो यही था हमारा कि उन्हें फ्रीडम चाहिए थी मार्केट में, ठीक है ना। और जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है वो चाहते थे कि जो सर्विसेज पे जो सामान वो लेकर आ रहे जा रहे हैं, प्लस जो कैपिटलिंग मार्केटिंग हो रही है उस पर से वो इम्पोज जो लगा हुआ था, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन्हें वो हटाना चाहते थे। लिबरलिज्म का मतलब ये था। जो सेकेंड चीज़ थी वो क्या था, डिफरेंसेस बिटवीन वेट मेजरमेंट एंड करेंसीज। डिफरेंस क्या देखने को मिला था, जब नेपोलियन कोड नहीं लागू हुआ था तो क्या था, लोगों के वेटिंग मशीन्स में वेट करने के तरीके में, मेजरमेंट में और करेंसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। इन डिफरेंसेस को हटाना, है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इनके लिए। तो एक वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता था एली, एली जो था ये क्वांटिटी, मेजरिंग क्वांटिटी यूज़ की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली विच इज इन रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। एक एल जो वर्ड यूज़ किया जाता है, एल जो वर्ड यूज़ किया जाता था वो मेजरमेंट क्वांटिटी होती थी इनकी, जो लेंथ के इस्तेमाल करते थे, तो उनके लिए हर जगह पे अलग अलग था कि एक एल का मतलब होता क्या है, एल का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो ये जो मेजरिंग क्वांटिटी और वेटिंग का था आपका, और प्लस जो करेंसीज थी, इन सब में वो क्या चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, लिबरलिज्म चाहते थे, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड एक क्या था आपका, हम देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट कह रहा है कि डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज क्या था कि पॉलिटिकल बेसिस पे तो उनके पॉइंट्स अलग अलग थे। हमने देखा कि पॉलिटिकली हम देते थे रीजन वाइज, तो किसी देश का अलग राजा था, किसी देश का अलग राजा था, ठीक है ना। पर इकोनॉमिकली तौर पे वो क्या चाहते थे, यूनिफाइड होना चाहते थे। क्यों होना चाहते थे, क्योंकि जब उनका वेट, मेजरमेंट और करेंसीज जब इक्वल हो गई, जब लैंग्वेज उनकी सेम हो गई, एक लैंग्वेज कर दिया गया, तो उसके बाद वो चाहते थे कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है यूनिट टेरिटरीज उनकी यूनिफाइड हो जाए। तो एक वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कई बार आपके क्वेश्चंस में पुटअप भी किया जाता है, जोवेरियन। ये वर्ड है क्या, बेसिकली
ये प्रूशिया से ओरिजिनेट हुआ है। किसके एम्पायर में होता है? अंडर जर्मन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का क्या था? ट्रेड यूनियन था आपका। ट्रेड यूनियन एक तरह का सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता था। क्या था? इट वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। कई तरह के ये थे, इसको इनिशिएट किया गया था प्रूशिया के द्वारा, और कई जर्मन स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसको इसमें पार्टिसिपेट किया था। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। जोवेरियन के अंदर में जो करेंसीज एक्सचेंज होती थी ना, तो जो करेंसीज 30 थी, जो 30 तरह की करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता था, उसे घटा के 2 कर दिया गया था। मतलब 28 करेंसीज जो थी आपकी, वो क्या हुआ? 28 करेंसीज आपकी नॉर्मलाइज कर दी गई, मतलब एक करेंसी कर दी गई कि एक करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और क्या हुआ? जब धीमे धीमे जब करेंसीज को सेम कर दिया गया तो मोबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो था फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन वो भी बढ़ गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन, एकता हमें देखने को मिली। तो जोवेरियन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? इनका मेन एम ये होता था कि जो जर्मन्स थे उनको इकोनॉमिकली बाइंड अप करना, मतलब एक संग जोड़ना, एक नेशन फ्रेम करना। तो जोवेरियन का मतलब वर्ड यही था, उनका जो मेन मकसद था वो उसे बनाने का, उसे लाने का यही था कि एक जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुई थी कि जो जर्मन का जो नेशन उसको इकट्ठा एक संग करना, स्ट्रेंथन करना। ओके, and it will strengthen the economically into a nation. It will strengthen the nation materially as much as by protecting our interests externally as by stimulating its internal productivity. आंतरिक तौर पे और बाहरी तौर पे दोनों तरीके से वो अपना एक नेशन फ्रेम करना चाहते थे इकोनॉमिक बेसिस पे, ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, स्ट्रेंथन हो सके। तो हमने इस पूरे के पूरे वीडियो में देखा कि जब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो सबके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, लिबरलिज्म किस लिए है, क्वेश्चन ही तो यही पूछ रहा था। तो आंसर ये थे कि हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। जो हमने पहले पार्ट में डिवाइड किया उसके लिए लिबरलिज्म क्या था, पहला पॉलिटिकल स्फीयर में किया था, दूसरा इकोनॉमिक में किया था। पॉलिटिकल का देखा जाए तो फ्रीडम इक्वलिटी चाहते थे, है ना। लिबरलिज्म किस लिए चाहते थे? इक्वलिटी चाहते थे बिफोर द लॉ, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर कंसेंट बाय द पीपल, ये चाहते थे। जो थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जियल प्रेफरेंसेस, और जो फोर्थ पॉइंट देखा था वो ये था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो ये 4 पॉइंट उनके पॉलिटिकल स्फीयर से हो गए थे। और इकोनॉमिकली क्या था? इकोनॉमिकली हमने यही तो देखा कि ये था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। पहली चीज़ वो ये हटाना चाहते थे। दूसरी चीज़ क्या था? जो भेदभाव किया जाता था वेट मेजरमेंट और करेंसीज को लेके, उसे हटाना चाहते थे। और जो थर्ड पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था, डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज। ये 3 था जो वो इकोनॉमिक स्फीयर पे चेक करना चाहते थे। तो आई थिंक अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस किस रीजन से मिडिल क्लास जो था वो न्यू मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गया, और उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था। जैसे हमने बात की नेशनलिज्म, इंडिया में सबने नेशनलिज्म को पहले सीरियसली नहीं लिया, सबने नेशनलिज्म, और हम अगर बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की तरह तरह के जो आंदोलन तैयार किए गए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, सब ने हर एक आंदोलन को अपने तरीके से लिया, अपने वे में लिया, उन्हें जैसा ठीक लगा खुद के लिए उन्होंने वैसे उसका इस्तेमाल किया। ठीक इसी तरह यूरोप में भी चीज़ हो रही थी कि हर एक चीज़ों को लोग अपने तरीके से समझ रहे थे। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का कंसेप्ट कुछ और था, इकोनॉमिकली लिबरल का कंसेप्ट कुछ और था। और अगर आज के दौरान में देखते हैं तो हमारे लिए लिबरलिज्म का मतलब कुछ और हो जाता है। तो डेट्स फॉर ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू गाइज आर हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप योरसेल्फ सेफ, healthy, take care, and thank you for watching my video.